नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा भाटी आश्रम के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रविवार जो आपने प्रश्न पत्र दिया उसकी त्रुटियों को आप यहां देखेंगे कि क्या क्या त्रुटियां आपने की हैं और कहां कहां किस किस प्रश्न का कैसे कैसे जवाब दिया है। सही उत्तर के साथ हम उनका बिंदुवार और क्रमवार अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का इसका प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, कार्यालय आदेश में है। आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, आवाज आ रही है ना? यस। तो कार्यालय आदेश में किसका प्रयोग नहीं होता? पत्र क्रमांक, दिनांक, संबोधन 1 व 2 नहीं। जी, संबोधन का नहीं होता, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। यानी कार्यालयी आदेश में कभी भी संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पत्र क्रमांक का तो होता है, दिनांक का भी होता है, और 1 व 2 दोनों नहीं। जी बिल्कुल नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। निविदा यानी टेंडर, निविदा में धरोहर राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो निविदा में जो निविदा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो उस होते हैं वो उस राशि का निर्धारण किससे करवाते हैं? तो वो आपूर्तिकर्ता करता है क्या? नहीं करता। सरकार द्वारा, कार्यालय द्वारा, उक्त तीनों द्वारा नहीं, सरकार द्वारा होती है सब। निविदा में धरोहर राशि का निर्धारण, ये कितनी राशि इसमें लगेगी, कितना इसका खर्चा होगा, उस राशि का निर्धारण करना सरकार का काम है। सरकार के द्वारा वह निर्धारित की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। विज्ञप्ति में, विज्ञप्ति यानी कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू में विज्ञप्ति शीर्षक का उल्लेख कहां किया जाता है? पत्र क्रमांक के ऊपर, दिनांक के सामने, पत्र क्रमांक व दिनांक के मध्य ऊपर, पत्र क्रमांक व दिनांक के मध्य नीचे। निम्न में से कौन सा किया जाएगा? जी चौथा है, पत्र क्रमांक व दिनांक के नीचे। बिल्कुल सही है, पत्र क्रमांक व दिनांक के मध्य के नीचे इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका चौथा। अगला देखिए, कार्यालय आदेश के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन को पहचानिए और किसमें? हाँ, ऑफिशियल, हाँ, कार्यालय आदेश यानी कार्यालय आदेश के संदर्भ में हम किसी कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारी को अनुपालना के संदर्भ में जारी किया जाता है। स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, या प्रेषिती का पता अंत में लिखा जाता है। क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? 4 है, प्रेषिती का पता अंत में लिखा जाता है। प्रेषिती मतलब पाने वाला। प्रेषिती किसे कहेंगे? पाने वाला। जो पाता है उसको हम प्रेषिती कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और पाने वाला होता है प्रेषिती। तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे? असत्य कथन के रूप में प्रेषिती को यानी कि पता अंत में लिखा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। अनुस्मारक, अनुस्मारक प्रिय विद्यार्थियों, अनुस्मारक में प्रेषक का उल्लेख कहां होता है? क्रमांक के ऊपर बाईं ओर, दिनांक के ऊपर दाईं ओर, या क्रमांक के नीचे बाईं ओर, या दिनांक के नीचे दाईं ओर? दिनांक के नीचे दाईं ओर किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, दिनांक, और दिनांक के नीचे दाईं ओर आप इसका प्रयोग करेंगे। यानी दिनांक यानी डेट जो लिखते हैं आप उसके जस्ट नीचे, और वो भी दाईं ओर यानी दायां बायां हाथ। ये हम किसी भी पत्र या बोर्ड की तरफ जब मुंह करके खड़े होते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों उसके हाथों की ये स्थितियां होती हैं, यानी बायां हाथ ये है और दायां हाथ ये है। तो दाएं हाथ की तरफ आप उस दिनांक के, उस डेट के नीचे इसको नीचे बाईं तरफ, दाईं तरफ लिखेंगे। ये आपके अनुस्मारक में प्रेषक का उल्लेख किया जाएगा। जी हां, छठा प्रश्न देखते हैं। अधिसूचना यानी कि जी प्रिय विद्यार्थियों, अधिसूचना जो कि गजट में प्रकाशित होती है। सबसे बड़ा अच्छा और सटीक इसका यह है कि ये गजट में प्रकाशित होती है। किसी का स्थानांतरण हो, किसी का पदोन्नति हो, और ये राजपत्रित अधिकारियों के लिए बिल्कुल राजपत्र में आती है। अधिसूचना में क्रमांक का उल्लेख कहां किया जाता है? विभाग नाम से ऊपर बाईं ओर, विभाग नाम के नीचे बाईं ओर, दिनांक के नीचे दाईं ओर, या दिनांक के ऊपर, दिनांक के ऊपर दाईं ओर? जी नहीं, विभाग नाम के नीचे बाईं ओर, विभाग नाम के नीचे बाईं ओर अधिसूचना में क्रमांक का उल्लेख किया जाता है। ना तो
ऊपर आएगा नीचे आएगा, ध्यान रखना। विभाग नाम के नीचे बाईं ओर, विभाग नाम के नीचे बाईं ओर, तो ये इस हाथ की तरफ बाईं की तरफ बाएं ओर आएगा किसका, अधिसूचना में उस क्रमांक का। जी हाँ, आइए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। जी हाँ, बिल्कुल बिना किसी विवाद के। अब पर्यायवाची का प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे आपके पत्र लेखन से, यानी जो पत्र लेखन के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन पत्र लेखन के प्रश्नों को ध्यान से दाईं ओर बाईं ओर का ध्यान रखेंगे। दिनांक कहाँ लिखी जाती है, किसका संबोधन होता है, किसका नहीं होता, प्रेषित कहाँ आएगा, पत्र क्रमांक कहाँ आएगा, किसको लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्या विवरण है, उन सब चीज को, पत्रावली को, सबको देखेंगे और उसके प्रारूप के खाके को अपने मन मस्तिष्क में बनाकर रखेंगे। वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, और आता है जब ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल सा साधारण सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वो प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यायवाची से संबंधित प्रिय विद्यार्थियों, यज्ञ की बात करें, यज्ञ यानी हम लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य में उद्देश्य कर देंगे, निमित्त या हेतु कर देंगे। युधिष्ठिर में धर्मराज या प्रथापुत्र या धर्मांत रानी में, जी हाँ, ये कर देंगे। और आपके यज्ञ में अभिशव, प्रयाग या अध्वर। तो इसके उत्तर तो आपको सीधे सीधे आ जाते हैं इसी से, यानी एक में तीन, ए में तीन यहाँ, ए में तीन यहाँ है, और बी में चार, बी में चार, बी में चार, बिल्कुल सही है, उत्तर ये आएगा। सी में दो, सी में दो, युधिष्ठिर में धर्मराज, प्रथापुत्र, धर्मात्मज, महिषी, साम्राज्ञी, राजवधु, रानी के लिए आता है। लक्ष्य कहते हैं उद्देश्य, निमित्त या हेतु, और रानी के आएगा, और युधिष्ठिर आता है धर्मराज, यज्ञ यानी अभिनव, प्रयाग है अध्वर। उत्तर आपका दो इज राइट आंसर। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर है आपका 3 4 2 1। आइए अगला देखिए प्रश्न। किस विकल्प में शत्रु का पर्यायवाची, शत्रु आरदी, जी, लुब्धक होता है शिकारी, और वलक्ष होता है शुभ्र, शुभ्र होता है प्रिय विद्यार्थियों, जी हाँ, शुभ्र होता है वलक्षक, शुभ्र यानी वलक्ष, और शिकारी कहते हैं लुब्धक को। शिकारी किसको कहते हैं, लुब्धक को। और अराती यानी शत्रु होती है अराती, और एक आरती होती है पूजा के लिए, नीराजन आरती के लिए आता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, परिणय, विवेचन, विस्तृत। अरे बिल्कुल इसी के नहीं है भैया, क्योंकि परिणय तो क्या होता है, विवाह को कहते हैं विवाह, वह परिणय बंधन में बंधा। विवेचन विवरण को कहते हैं, विवरण विवेचन, और विस्तृत विशाल को कहते हैं। जबकि भेदी, अशनि, विदुर, बाधा, अड़चन, रुकावट, महा, विराट, वृहित, ये सभी प्रिय विद्यार्थियों आपके सही होंगे। परिणय यानी विवाह, विवेचन यानी वर्णन, विवेचन यानी वर्णन कर देंगे आप, विवरण नहीं, वर्णन, वर्णन। और विस्तृत कहते हैं विशाल को। विस्तृत किसको कहेंगे, विशाल को कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, विशाल बिल्कुल सही है आपका। द्विरद, जी आएगा, ये भेदी, अशनि, ये सभी आपके किसके विस्तृत हैं, बिल्कुल नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ये आएंगे अलग से। और द्विरद, द्वीप, वारण, ये पर्यायवाची किसके हैं, हंस, हाथी, सोना, स्वर्ण, जी किसके हैं ये, जी बिल्कुल हाथी के हैं। द्विरद हाथी को कहते हैं, द्वीप हाथी को कहते हैं, और वारण भी हाथी को कहते हैं। भिन्न पर्यायवाची समूह कंदबल, सरसया, तंतोक, तरणी, पूषा, दिनमणि, भानु, प्रभाकर, तरंग, वसु, अर्क, दिनेश, ये किसके पर्यायवाची हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, निश्चित रूप से ये सरसों के पर्यायवाची हैं। ये सरसों, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड आप देखते हैं, सरसों सर्वाधिक गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर होती है। भरतपुर में इसका सरसों अनुसंधान, सरसों एवं राई अनुसंधान केंद्र भी है प्रिय विद्यार्थियों। तो सरसों के उत्पादन में भरतपुर और गंगानगर आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर देते हैं। अलवर भी काफ़ी अच्छी सरसों पैदावार करता है, तो ये सरसों सबसे ज़्यादा भरतपुर में होती है। तो कंदबल, सरसया या तंतुक के रूप में आप सरसों करेंगे। बाकी ये शेष जो है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये तो सूर्य के हैं, सूर्य, दिनमणि, पूषा, मार्तंड, सविता, भानु, आदित्य, रवि, ये सभी, भानु, प्रभाकर, पतंग,
दिनमणि, पूषा, तरणी, वसु, अर्क, दिनेश, भास्कर, प्रभाकर सब सूर्य के हैं। पर्यायवाची संबंधी भिन्न समूह है। दोषा, अमा, याम्या, श्यामा सब निशा, यामा, तमा, छपा, तरणी, मनोज्ञा, अनूठा, तरणी, मनोज्ञा, अनूठा। प्रिय विद्यार्थियों ये लड़की के हैं, लड़की के सब, लड़की के हैं, लड़की। यामा, तमा, छपा, जी हाँ तमा अंधकार को कहते हैं। शब, निशा रात्रि के हैं। दोष, अमा ये सब रात्रि, रात्रि के हैं। और आपका श्यामा, शब, निशा शब रात। याम्या, अमा, दोषा, यामा, तमा, छपा इत्यादि। यामा, तपा, याम्या, यामा, निशा, शब, श्यामा, दोषा, तमा, छपा रात्रि के हैं। सवर्ण शब्द का असवर्ण कर देंगे भैया, बिना भी सवर्ण शब्द का विलोमार्थी उपसर्ग से बनता है असवर्ण, अपसवर्ण, निस्सवर्ण। जी हाँ असवर्ण बनता है, असवर्ण। प्रगतिवादी किस शब्द का विलोमार्थी है? प्रयोगवादी, सनातनी, रूढ़िवादी या सनातनी होगा बिल्कुल। प्रगतिवादी प्रिय विद्यार्थियों, प्रगतिवादी वो होते हैं जो प्रगति के लिए, सनातनी इसका सही अर्थ होगा सनातनी, बिल्कुल होगा निश्चित रूप से। और क्षीण का होता है पुष्ट। क्षीण का क्या होगा? पुष्ट। क्षीण का विलोमार्थी युग्म होगा पुष्ट। चौथा उत्तर इसका बिल्कुल सही है। सीधे सीधे 199 से लिए प्रिय विद्यार्थियों, अनुचित विलोमार्थी युग्म पहचाने। सम्मान का अपमान, सुराज का कुराज, संभव का असंभव, ज्ञात का विज्ञात। जी हाँ अनुचित पहचाने, अनुचित कि आप इसमें अनुचित क्या करेंगे? ज्ञात का विज्ञात नहीं होता है, ज्ञात का विज्ञात नहीं होता है, अनुचित है। सही विलोमार्थी युग्म स्वेच्छा, परीक्षा, स्वच्छ, मलाम, म्लान, सबाध या निर्बाध। प्रिय विद्यार्थियों उत्तर आपका सबाध और निर्बाध ही आएगा निश्चित रूप से। तीसरा सही है 17 में। और ए उपसर्ग से किस शब्द का विलोमार्थी नहीं बनेगा? असत्य बनता है, अक्षम, अक्षम बनता है, सक्षम, असक्षम, और सक्षम, अक्षम, असक्षम। जी हाँ ऐसे किसका नहीं बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा तो सत्य, क्षम, संसक या सक्षम, संसक का नहीं बनेगा, संसक। जी बिल्कुल तीसरा सही है इसमें। और सम, क्षम युग्म शब्द का अर्थ होगा अग्नि, पीड़ा, आरंभ, समाप्ति, सजावट, दंड, शांति बराबर। जी हाँ निश्चित रूप से शांति होगा। सम यानी शांति और क्षम यानी बराबर, क्षम यानी क्षमा बराबर। ये सम यानी शांति और क्षम यानी बराबर के रूप में दोनों आएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ आपका उत्तर विकल्प चौथा हो जाएगा, शांति या बराबर के रूप में आप इसे सही उत्तर के रूप में चयन करेंगे। और सम या शांति। आइए जी हाँ 17वां हो गया, 19वां हो गया, 20वां देखिए। निम्नलिखित में से हरि का अनेकार्थी है। हरि यानी सजावट, रंग, भय या कोयला। किसको आप हरि के रूप में देखेंगे? हरि कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हरि यानी सजावट नहीं, रंग नहीं, भय नहीं, कोयला। कोयला होगा हरि। यानी हरि का क्या है? अनेकार्थी शब्द, ना तो सजावट है, ना रंग है, ना भय है। और कोयला जो कि हरि के रूप में आता है। हरि विष्णु को भी कहते हैं, हरि हरे रंग की भी कहती है। हरि हरि में दोनों में अंतर आता है, तो मात्रात्मक अंतर आता है। आप देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन से शब्द परस्पर अनेकार्थी नहीं है। पहले तो नहीं को देखेंगे। विष्णु, सूर्य, यमराज, किरण, सर्प, घोड़ा, याद, चिंतन, इनमें से कौन से नहीं है भैया? जी हाँ याद, चिंतन नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। याद और चिंतन यानी उत्तर विकल्प आपका चौथा। कौन से शब्द परस्पर अनेकार्थी नहीं है? बाकी हैं। ह्रस्व शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, बिल्कुल होता है। ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं आप, ए, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, उ, ए, दीर्घ ई, तो दीर्घ वो है। स्वर भेद मूल्य नीचा, नीचा ह्रस्व होता है, स्वर भेद मूल्य नहीं होगा। जी क्या नहीं होगा? मूल्य अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी सब हैं। जी हाँ किस विकल्प में हरीश का अनेकार्थी शब्द है?
चंद्रमा, सुग्रीव, बलराम या इनमें से कोई नहीं। हरीश प्रिय विद्यार्थियों सुग्रीव को कहते हैं, चंद्रमा बलराम नहीं होगा, सुग्रीव। हरिधन ईश के रूप में आता है, हरीश। ये क्या पूछा है, हरीश। हरीश का अनेकार्थी शब्द सुग्रीव होगा, इज आ राइट आंसर। 23वें में प्रिय विद्यार्थियों सुग्रीव होगा। आइए 24वां है आपका, किस विकल्प में हेम यानी स्वर्ण का अनेकार्थी शब्द है, हेम यानी स्वर्ण। प्रिय विद्यार्थियों बिना कि नाव और चंद्रमा नहीं है, नेम। हाल यानी दशा और हाला यानी शराब के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, हाला। जी हाँ बिल्कुल सही है आपका युग्म शब्द का उत्तर है हाल। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हाल यानी दशा, आपकी दशा कैसी है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हाला की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों हालावाद के प्रवर्तक थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता, अभिषेक बच्चन के पितामह और ऐश्वर्या राय के दादा ससुर थे। कौन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश इत्यादि हालावाद की ये कविताएं लिखी। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल बढ़ाती मधुशाला, और पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। तो हालावाद का प्रवर्तन करने वाले हरिवंश राय बच्चन थी। इनकी सहज कविता होती थी उनकी, जो कि हाला यानी शराब से शब्द लिया है वो। सुमन कहते हैं पुष्प को, सुमन कहते हैं पुत्र को। प्रिय विद्यार्थी सुमन, सुमन जो मन को अच्छा लगे वो पुष्प है, पुष्प है, फूल है, फुल है, वो सुमन है। और सुवन कहते पुत्र को, सुवन, वन यानी सुवन यानी पुत्र। नाड़ी छोर घोष चेता नहीं होगा, बिल्कुल सही है आपका जी। हानि यानी नुकसान, पृथ्वी यानी क्षति, तो क्षति बिल्कुल हानि है और क्षति यानी पृथ्वी है। हानि लाभ जीवन मरण, यश यप अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन और मरण, यश, यश कहते कीर्ति को, अपयश सब विधि के हाथ है, ईश्वर के हाथ है। कब हानि होनी है, कब अपयश होना है। तो हानि कहते क्षति को, क्षति पूर्ति होगी भाई। और क्षति कहते हैं पृथ्वी को, हाँ क्षति, क्षति कहेंगे पृथ्वी को। सुधा का अर्थ है अमृत, अमीय, सुधा, अमृत, अमी, गरल विष होता है। अमृत को सुधा का अर्थ अमृत, तो क्षुधा का भूख होता है। भूख का है, हाँ जी भूख है। क्षुधा पूर्ति के लिए हम सब ये कार्य करते हैं कि हमारी भूख शांत हो जाए। पेट की भूख, पेट की अग्नि जो है वो क्षुधा पूर्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों क्षुधा की आपूर्ति करते हैं, आप भूख की आपूर्ति करते हैं। तो सुधा और क्षुधा दोनों के अंतर को आप स्पष्ट समझ सकते हैं। होती और हूति यानी बुलावा, होती यानी हवन, होती यानी बुलावा कि उसको बुलावा भेजा गया है, हवन। और हुति यानी हवन के लिए आ सकता है। और हूति यानी आहूति। प्रिय विद्यार्थी आहूति शब्द सुना होगा आपने, आहूति, अनाहूति, अनाहूत, अन्न धन आहूत बनता है इससे। और हुति यानी हवन, हवन हवि रूप में अर्पित, हवि रूप में अर्पित को आप हुति कह सकते हैं। नंबर 4 इज अ राइट आंसर। और सिल यानी पत्थर, सील यानी मुहर को कहते हैं। सिल पर घोटी गई क्या, ठंडाई। आजकल खूब गर्मी में आप ठंडाई घोट रहे हो सिल पर। सिल यानी पत्थर होता है जिस पर सिल, जिस पर गौरा, माँ गौरा पार्वती भगवान शिव के लिए भांग घोटती थी, वो सिल पर घोटती थी। और सील यानी मोहर, यानी किसी पर मोहरबंद निविदाएं प्राप्त होती हैं, सील बंद प्राप्त होती है। सील कहते हैं आप मोहर को, यानी दंती सील आएगा, शील नहीं आएगा। शील, ये जो शील है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये सील और ये सील दोनों में अंतर है। ये सील भी अंतर है इसमें। शील जो होता है वो होता है मर्यादा, और ये सील जो है वो है मुहर। और ये सिल यानी पत्थर, सिल यानी पत्थर।
इस प्रकार से आप इसे भी उतार लीजिए, कॉपी में उतारिए, आप वहीं पर उतार लिया करो जहां आपको लगे कि यहां इसको एक नया शब्द मिला है, एक अच्छी चीज मिली है, तो उसको उतारा। डिस्पैच प्रेषण को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। डिस्पैच कर दिया क्या आपने, वो प्रेषक नहीं, प्रेषिती नहीं, प्रेषण। प्रेषण मतलब भेजना, डिस्पैच कर दिया है, भेज दिया है। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी अनुचित युग्म, अर्ज, वॉलेंशन, उल्लंघन, VIOLATION, वियोलेशन, वियोलेशन यानी उल्लंघन होता है। कमांड आदेश बिल्कुल होता है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स के आंकड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। वर्ज, URGE, अर्ज यानी विवाद नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल इसमें आपका 32वें में जो आंसर आएगा वो डिस्पैच ही आएगा। डिस्पैच में प्रेषण आ गया, अर्ज में बिल्कुल आपका सही उत्तर है, विवाद के रूप में आएगा। जी हाँ, अगला देखिए, आरोपी अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है। असेसमेंट, एलिज्ड और इंक्रिमिनेटेड और टेररिस्ट। टेररिस्ट तो आतंकवादी होता है प्रिय विद्यार्थियों। इनक्रिमिनेटेड क्या होता है, आरोपी। इनक्रिमिनेटेड आरोपी के लिए आता है। एलेक्स्ड यानी आरोप पत्र होता है, बिल्कुल जी हाँ। आप इसमें इनक्रिमिनेटेड, इनक्रिमिनेटेड को आप आरोपी के अर्थ में रख सकते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। 34वां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। क्या करेंगे, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। लिटिगेशन, रेजिडेंस, अप्रूवल और प्रोसिक्यूशन, अप्रूवल, रेजिडेंस और लिटिगेशन। प्रिय विद्यार्थियों, रेजिडेंस यानी आवास कर सकते हैं आप, ये नहीं आता तो आप अप्रूवल, अनुमोदन कर सकते हैं आप, अप्रूवल दिए, मिला कि नहीं मिला, हाँ। और प्रोसिक्यूशन अभियोग पक्ष, और ये आपका लिटिगेशंस अभियोजन आएगा, और प्रोसिक्यूशन यानी ये अभियोग पक्ष। यानी कि एक में ए में 2, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, यानी उत्तर विकल्प के रूप में 1 आ जाएगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका 1, 2 बिल्कुल आ जाएगा जी, निश्चित रूप से आप इसका सही उत्तर देंगे। यस इज अ राइट आंसर। और शेल्टर का हिंदी अर्थ क्या होगा, प्राधिकरण, कार्रवाई, आधिकारिक और आश्रय। बिल्कुल आश्रय सही होगा। शेल्टर आश्रय प्राप्त करना यानी आश्रय में रहना, बिल्कुल। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, व्याकरण, व्यवस्थापक, व्यंग्योक्ति या सारांश। जी व्यंग्योक्ति होगी। व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं होता। व्यंग धन उक्ति के रूप में आपका शब्द शुद्ध क्या है, व्यवस्थापक। व्याकरण, विधन आकरण, सारांश, सार धन अंश, सारांश, विधन आकरण, व्याकरण, विधन व्यवस्थापक, विधन अवस्थापक, व्यवस्था, विधन अवस्था, बिल्कुल आपका सही उत्तर आएगा। 3 विकल्प को आप सही चुनेंगे जी। व्याप्त, व्यस्क, व्यू, शनि, व्यस्तता, शांति, शहरी, शिशु, ससुर, शरबत, शीघ्र और शुरू। इनमें से कौन सा शब्द समूह अशुद्ध शब्द समूह है प्रिय विद्यार्थियों, शरबत। ये सही है, शरबत अशुद्ध है। शीघ्र होता है, शीघ्र नहीं, शीघ्र, और ये होता है शुरू। शुरू करो भैया जी, बिल्कुल शुरू करिए। शुरू के लिए आपका शुरू आ जाएगा, शरबत होता है। तो आप इसमें डी विकल्प को यानी चौथे विकल्प को सही करेंगे। व्याप्त, वयस्क, व्यू, शनि, व्यस्तता, शांति, शहरी, शिशु और ससुर सभी सही है। ससुर इसका तत्सम होता है, ससुर तत्सम है पर, लेकिन ससुर सही है। सदोपदेश शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सत धन उपदेश। अशुद्धि का कारण क्या है,
यदि पदांत तय के परे कोई सघोष वर्ण हो तो उस सघोष वर्ण का उस तय के स्थान पर दय हो जाएगा और सघोष आ जाएगा। तो तय का तो क्या हो जाएगा, सद, दय हलंत ऊ जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, सदुपदेश। सदुपदेश, सदुपदेश। तो अनावश्यक स्वर, अनावश्यक स्वर ही आया है यार, अनुचित स्वर थोड़ी आता है। अनावश्यक व्यंजन, अनुचित व्यंजन, अनुचित व्यंजन का क्या मतलब है भाई, अनावश्यक व्यंजन ही आया है, बिल्कुल सही है। अनुचित व्यंजन, सदुपदेश। अनुचित स्वर, अनावश्यक स्वर नहीं, अनुचित स्वर आया है, अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित स्वर। अनुचित है सत धन उपदेश, वो कर दिया है, इसको इस प्रकार से किया है प्रिय विद्यार्थियों, सद धन उपदेश, यानी ए को ऊ से मिला दिया और ओ कर दिया, जो कि अशुद्ध है। ये इसका शुद्ध रूप है। सत धन उपदेश के रूप में तय को दय बन जाएगा, ऊ एलएचएस आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और शब्द क्या बन जाएगा, सदुपदेश। यानी अनुचित स्वर आया है, स्वर क्या आना चाहिए था, ऊ आना चाहिए, ना कि ओ आना चाहिए, और शब्द बन जाएगा सदुपदेश। क्लियर है। और ये सदोपदेश बनाया है, अनावश्यक, बेवजह। तो अनुचित स्वर का प्रयोग किया गया है। अशुद्ध शुद्ध शब्द का अनुचित युग में स्त्राव, स्त्राव, संचित, सिंचित, सारथी, सारथी, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर क्या आएगा, स्त्राव और स्त्राव। एक उत्तर सही है। 40वां संशोधन में प्रिय विद्यार्थियों संशोधन आएगा। अनावश्यक अनुस्वार, अनुचित अनुस्वार, अनावश्यक व्यंजन, या फिर अनुचित व्यंजन। जी, अनुचित व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा, यानी चौथे में अनुचित व्यंजन, यानी इस दंती से के साथ तालव्य शय का प्रयोग होगा। कौन सा, तालव्य शय, अनुचित व्यंजन प्रयोग। दंती से है संशोधन में, तो तालव्य शय का प्रयोग किया जाएगा। और ये प्रिय विद्यार्थियों आरएस के भाटिया आश्रम सूरतगढ़ और जयपुर पर आप सभी देख रहे हैं कि राजस्थान के आरएस की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है आरपीएससी द्वारा, तो प्री 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया हमने 30 अप्रैल 2026 थर्सडे से, यानी कि 1-2 दिन हुए हैं आपके बैचेज को शुरू होते। प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को साकार करिए, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 8696222300, 8094222300 पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। आरएस प्री प्लस मेंस 2026 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। और न्यू टेक सीरीज के लिए भी आप नया बैच प्रारंभ कर सकते हैं 30 अप्रैल 2026 गुरुवार से। कक्ष शिक्षण केंद्र दोनों आपके जो रखे गए हैं वो सूरतगढ़ और जयपुर दोनों में रखे गए हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो जो विद्यार्थी आरएस 2026 का सपना सजाए बैठे हैं वो प्री एग्जाम के लिए हमारे सूरतगढ़ के दोनों सेंटर्स को, सूरतगढ़ और जयपुर के दोनों सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, और हमारी दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सके। कहीं दूर दराज, कहीं कोई गांव ढाणी में विद्यार्थी बैठा हो जो आरएस का सपना देख चुका हो, वो हमारे सेंटर पर आए, विजिट करे और देखें यहाँ की कितनी फैसिलिटीज आपको इस प्रकार की होती हैं जो आरएस बनने में कारगर सिद्ध होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों जुड़ना ना भूलें हमारे इस नवीनतम बैच से जो 30 अप्रैल से शुरू हुआ है। धन्यवाद। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है, सुशोभित, सन्मुख, शूर्पणखा या श्रवण? जी हाँ, बिल्कुल शूर्पणखा नहीं है, क्योंकि शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, और शूर्पणखा में इस प्रकार से आएगा जिसके शूर्प के समान लंबे लंबे नाखून हैं जिसके, उसको हम शूर्पणखा कहते हैं। ये बहुब्री समास का भी उदाहरण है। श्रवण तो सही है, सन्मुख भी सही है, संशोधन, सुशोभित भी सही है, तो आप इसको शूर्पणखा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा बताइए, छांटिए। सादृश्यता, सिंदूर, सीढ़ी या सिंचाई? निम्न में से जी हाँ कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको अशुद्ध लगता है? सादृश्यता। प्रिय विद्यार्थियों दो नहीं आएंगे, या तो आएगा सदृश, सदृशता, या
सादृश्य, दोनों सही हैं। दो प्रत्यय दोनों साथ में नहीं लग सकते प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध हो जाएगा। जी हां, यानी सदृश शब्द क्या है? सदृश। अब सदृश में या तो ता लगाओ तो ये बनेगा, या सदृश में ये लगाओ तो ये बनेगा, दोनों सही हैं। लेकिन सादृश्यता, सिंदूर की होली, सिंदूर या सीढ़ी, ये नहीं होंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखें, दोनों में से एक को लगाएं। यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य के शब्द के हटा देने से शुद्ध होगा। यह काम आप पर निर्भर है, कर्ता को हटा दो भैया। यह काम आप पर क्या है? निर्भर है। तो आप या निर्भर वाक्य शुद्ध नहीं है, यही आएगा आपका उत्तर विकल्प भी। सीधा सा प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य वाला विकल्प है। पति पत्नी के झगड़े के कई कारण हो सकते हैं। अभंग एक मराठी छंद है। और बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ मेरे पास आया, जी हाँ बिल्कुल सही है। बच्चा मिठाई लेकर दौड़ता हुआ मेरे पास। भागता कौन है प्रिय विद्यार्थियों? जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है, जिससे कोई अपराध किया, वो भागता है। दौड़ते चोर के पीछे पुलिस भाग रही थी, अशुद्ध वाक्य है। भागते चोर के पीछे पुलिस दौड़ रही थी, ये सही है। तो उसी प्रकार से यहां पूछा गया, बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ मेरे पास आया। बच्चा मिठाई लेकर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहा कि पापा जी मिठाई खाइए। जी हाँ, हमने मिठाई खाई। बच्चे ने कहा अंकल जी आप खाइए। तो आपने, हाँ, बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ मेरे पास आया। पति पत्नी के झगड़े में, जी बिल्कुल सही कर देंगे आप। क्या करेंगे? बच्चा मिठाई लेकर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। और यहां प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने हेतु तैयार हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने हेतु तैयार हूं। जी, उत्तर क्या आएगा? करने आएगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने हेतु तैयार हूं। यहां क्या आएगा? देने हेतु तैयार हूं। तो आपका ये वाक्य इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। वाक्य में किस शब्द में के कारण अशुद्धि है? इस करने के कारण अशुद्धि है, बाकी हे देने आ जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, वाक्य किस शब्द में कारण अशुद्ध है। इन दोनों केवल अंतर। जी हाँ, बताओ फटाफट से किस में है? अरे भाई सीधी सी बात है, केवल में आएगा। केवल का मतलब क्या है? इन दोनों में, दोनों की बात करो तो केवल क्या आएगा? जी, केवल का मतलब ही नहीं है, तो केवल का मतलब नहीं है, तो उत्तर आएगा 3। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, कविता साहित्य की अंग है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका, इनमें से कोई नहीं। जी, कविता साहित्य की अंग है, इज आ राइट आंसर। कविता साहित्य की अंग है, कविता करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। और आप बड़े विद्वान हैं। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आप विद्वान हैं, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत ही विद्वान हैं। अरे सीधी सी बात, ना मिर्च मसाला। आप विद्वान हैं तो बहुत बड़े तो अपने आप हो जाते हैं। आप विद्वान हैं या विदुषी हैं, महिला के लिए विदुषी कह सकते हैं, पुरुष के लिए विद्वान कह सकते हैं। तो महिला विदुषी है और पुरुष विद्वान है। तो विद्वान तो बड़े ही होते हैं, बहुत बड़े। और इनको अनावश्यक शब्दों को अनावश्यक विशेषण देने की आवश्यकता क्या है? अनावश्यक विशेषण नहीं देने, विद्वान तो विद्वान होते हैं। जी हाँ, तो आप विद्वान हैं। इस 48वें प्रश्न में आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, आप विद्वान हैं। जी, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। आज बजट के ऊपर बहस होगी, नहीं है। मैं मेरे ऑफिस में नहीं है, मैं मेरा क्या मतलब? इतनी आलस्यता भी ठीक नहीं है। और बालक जन्म लेते ही रोने लगा, बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प सही है, बालक जन्म लेते ही रोने लगा। कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इतनी आलस्य ठीक नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं, या इतनी आलस्यता, दोनों आ गए। देखो फिर प्रत्यय वही दोनों आए, यह भी आया, तय भी आया है। मैं मेरे ऑफिस, अरे मैं मेरे ऑफिस में ही रहेगा तू। आज बजट के ऊपर होती, बजट पर होती है। जी हाँ, आज बजट पर बहस होगी, ये सही बात है। बजट के ऊपर क्या होता है भैया? ऊपर बैठ के होती है क्या उससे? जी हाँ। राम ने 2 पुत्र और पुत्रियां थे। राम के 2 पुत्र और पुत्रियां थीं। तक क्रिया संबंधी अशुद्धि बिल्कुल कर देंगे आप। जी हाँ, तीसरा बिल्कुल सही है। चिंता करना सही अर्थ वाला मुहावरा है।
सिर धुनना, सिर आंखों पर रखना, सिर से बड़ा हटना और सिर पर सवार होना। चिंता करना सिर धुनना होता है। जी हाँ, कि भैया चिंता करना क्या होता है? सिर धुनना होता है। हाँ, सिर धुनना, चिंता करना। सुई की नोक के बराबर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुपचुप होना, अत्यधिक थोड़ा होना, विस्तृत अनुभव होना, शरारत और अत्यधिक थोड़ा होना, बहुत कम होना। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं उसको, वो कितना भी कुछ भी कर ले, मैं उसको सुई की नोक के। दुर्योधन ने कहा था प्रिय विद्यार्थियों, पांडवों के लिए कहा था कि मैं पांडवों को अपने जीते जी हस्तिनापुर में से एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन का बात थे तो सुई का मतलब अत्यधिक थोड़ा होना, बहुत कम होना। सुई की नोक कितनी? बहुत थोड़ी। सहनशीलता समाप्त होना, सिर से पानी गुजरना, सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर चढ़ना, सिर नीचा करना। सहनशीलता समाप्त होना, उसकी सहनशीलता समाप्त हो गई। सिर से पानी गुजरना, प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल सही है कि भैया अब तो सिर से पानी गुजरने लगा है, अब सहनशीलता समाप्त होने लगी है, तो आप इसको 53 में कर देंगे। हाथ साफ करना, प्रयास करना, बेईमानी से लेना, देखभाल के साथ रखना, पछताना करना। यानी हाथ साफ कर ले गया, बेईमानी से वो ले गया। जी हाँ, 54वां प्रश्न जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, जी अत्यधिक थोड़ा होना बिल्कुल सही है आपका। सिर से बिल्कुल बेईमानी से लेना होता है हाथ साफ करना, अधिक हटी होना। जी बिल्कुल सही है जी। ये है हमीर हट करना, दुर्गति होना, हार मान लेना, अपनी इज्जत रखना, अधिक हटी होना। सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। त्रिया का तेल, हमीर का हट होना। प्रिय विद्यार्थियों, हमीर ऐसे राजा हुए थे जिनकी हट इतनी अधिक हटे थे कि वो अगर कह दिया रात्रि में आक्रमण करना है तो करना ही है। त्रिया हट, बाल हट और हमीर हट। और इसी के लिए सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। प्रिय विद्यार्थियों, सिंह सवन, सिंह कहते हैं शेर को। सिंह दिन में शेर अपने एक बार ही शिकार करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खरगोश हो चाहे हाथी हो। सिंह सवन, सतपुरुष वचन, सज्जन जो पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो एक बार ही सत्य वचन बोलते हैं कि जा तुम्हारी नौकरी लग जाए। ये सज्जन पुरुषों ने अगर एक बार कह दिया, किसी भी सज्जन पुरुष ने आपसे कह दिया, तो निश्चित रूप से नौकरी लगेगी। तो सज्जन पुरुष की हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार। कदली मतलब केला, केला अपने जीवन में एक बार ही फल देती है, उसके बाद चाहे उसको पूजो, चाहे उसके पौधे को काट दो, केला फल नहीं देगी फिर। कदली फल एक बार। त्रिया तेल, त्रिया कहते हैं स्त्री को, उस पर तेल उसके प्रथम विवाह पर ही चढ़ता है, उसके पश्चात उसके दूसरा तीसरा चौथा विवाह, कोई सा भी विवाह हो, फिर उसको तेल नहीं चढ़ेगा। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, और त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमीर हट करना यानी अधिक हटी होना, बहुत अधिक हटी होना, वो हमीर हट का लिए। हम सांप नहीं जो हवा पीकर जिए, लोकोक्ति का अर्थ है आत्मनिर्भर होना, बहुत आलसी होना, भरपेट खाना चाहिए। हाँ जी, भरपेट खाना चाहिए बिल्कुल। हम सांप नहीं जो हवा पीकर जिए, भरपेट चाहिए भोजन भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल जी। कठिनाइयां झेलते झेलते आदमी ऊंचा पद पाता है, इसलिए तो कहा गया है हजारों टाकी सहकर सहदेव बनते हैं, हजारों टाकी सहकर महादेव होते हैं, हजारों टाकी सहकर भगवान बनते। अरे भैया, महादेव बनते हैं, महादेव बनते हैं, सहदेव और भगवान नहीं बनते। हजारों टाकियां सह सह के क्या बनते हैं? महादेव। और हंसा थे सो उड़ गए, कागा गए भय दीवान। यानी जो हंस थे, हंस कैसा पक्षी है प्रिय विद्यार्थी? जो मोती चुगता है। कागा काव काव करता है, मांस खाता है,
तो हंसा यानी जो अच्छे लोग थे, बुरे लोगों का बोलबाला होना, भले लोगों के बीच बड़े लोग होना, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार देना, और भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में हथियार देना। हथियार नहीं है भैया, अधिकार होता है, अधिकार। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ये आपका तीसरा सही है। हथियार, देखो यहाँ हथियार कर दिया है जिससे आप भटक जाओ। जी हाँ, ऑप्शन को ध्यान में रखना है। हंसता जाए रोता आए, रोता जाए हंसता आए, लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत कार्य होना, सभी स्थितियां ठीक होना, स्थिति बड़ी अनिश्चित होना, और इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, स्थिति बड़ी अनिश्चित होना इसका अर्थ होगा। अनिश्चित स्थिति, हंसता जाए रोता आए, क्या मतलब है? जी हाँ, अनिश्चित स्थिति। और सूत न कपास जुलाहे के लट्ठा लट्ठम लट्ठ, लोकोक्ति का अर्थ सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठ, बिना योजना के कार्य करना, विपरीत स्वभाव के व्यक्ति, अकारण विवाद होना, एक बात दी। जी हाँ, अकारण विवाद होना, सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठ, अकारण विवाद होना। जी, हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है, लोकोक्ति का अर्थ है कार्य होने में समय लगता है, बलवान का सब कहा मानते हैं, स्वभाव नहीं बदलता, गरज पर सबको झुकना पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, गरज जब पड़ती है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये गरज और एक गरज, गरज यानी जरूरत, गरज क्या है? जरूरत, और जरूरत पर सबको झुकना पड़ता है, यानी हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है कि हमें हज्जाम करानी है तो झुकाना ही पड़ेगा सर। जी हाँ, और भिन्न पर्यायवाची का बिल्कुल से शब्द समूह है, भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह, कनक सुवर्ण, हिरण हेम, हाटक ताम्रस, हिमपति नागराज। हिमपति नागराज बिल्कुल सही है भैया, हिमपति नागराज होगा, हिमपति नागराज। निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची समूह, वितुंड, करी, अनीक, कटक, कुंजर, वारण, नाग, कुंभी, अनीक और कटक, ये तो सेना के हैं भैया। जी, सोना का तो कुंजर, कुंजर बिल्कुल आपका जी आएगा, क्या आएगा? अनीक और कटक सोना का पर्यायवाची समूह है, अनीक कहते हैं बिल्कुल, कटक कहते हैं। जी, ज्ञात का विलोमार्थी शब्द युग्म होगा 64 में, ज्ञात का अज्ञात, सीधी सी बात है, विज्ञात नहीं, निज्ञात नहीं है, अज्ञात होता है, सिंपल सा सोबर सा। होनहार का विलोमार्थी, होनहार का विलोमार्थी क्या होगा? तारनहार, निकंबा, अरे निकंबा होता है भैया होनहार का तो। जी हाँ बिल्कुल होगा होनहार विद्यार्थी, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार का तो क्या होगा? निकंबा होगा। और ज्योतिषी संबंधी ज्ञान रखने वाला एक वाक्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शब्द होगा? ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला, प्रिय विद्यार्थियों गणितीय आकृति पर यह ज्योतिष चलती है, जो ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला होता है वो महामात्य, देवाचार्य, देवज्ञ या विद्वान, और एक होता है व्याकरण का ज्ञान रखने वाला। प्रिय विद्यार्थियों ये भी बहुत पूछा गया है, वैयाकरण कहते हैं इसको, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, व्याकरण का ज्ञान जिसको होता है वो वैयाकरण, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान जिसको होगा वो होगा दैवज्ञ। दैवज्ञ कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आप ज्योतिष से दिखाएंगे, आप अपनी जन्म कुंडली से दिखाएंगे कि मैं उस समय पैदा हुआ था और अब आपके सिर में ये राजयोग है कि नहीं है, वो ज्योतिष के आंकड़े से पता चलता है कि आप सरकारी नौकरी लगेंगे या नहीं लगेंगे। जी हाँ, राजयोग भी होता है। नदी मात्रक शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होगा? जिसका जन्म नदी में हुआ हो, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, जो नदी के किनारे रहता है, जो केवल नदी का जल पीता है। जी नहीं, नदी से सींचा जाने वाला क्षेत्र नदी मात्रक होता है, नदी मात्रक, नदी से सींचा जाने वाला क्षेत्र यानी प्रदेश, उसको हम नदी मात्रक कह सकते हैं। और वाक्यांश व शब्द संबंधी अनुचित युग्म है जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, दुस्साध्य, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। निम्न में से किसको आप सही करेंगे? नदी, जी, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, दुस्साध्य नहीं होता प्रिय, प्रसन्न करना कठिन नहीं, दुस्साध्य तो होता जिसे बहुत कठिनाई से साधा जा सके, उसे कहते हैं दुस्साध्य, जटिल सा से साधा जा सके, दुस्साध्य। और निरूपम शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए हुआ है? जो उपमा न दी गई हो, जो उपमा देने योग्य ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना की जा सके, उसे हम क्या कहेंगे?
जी हाँ, निरूपम के लिए जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके, निरूपम कहेंगे उसको। और धारित्री शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए हो? जो धरा को धारण करती है, जो धारण करती है वह जिसे कोई धारण नहीं करता, जिसमें धारण करने की शक्ति जी नहीं होती, जो धारण करती है वह, जो धारण करती है वह क्या कहलाएगी? धारित्री। और दीज दीज हु हैव स्लो नॉलेज बूस्ट, वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा? दीज हु हैव स्लो नॉलेज बूस्ट, जो पिछला ज्ञान रखते हैं वे शेखी मारते हैं, जो अज्ञानी होते हैं वे दिखावा करते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है वे मौन रहते हैं। मौन यानी साइलेंस, साइलेंस तो है ही नहीं इसमें। नॉलेज द बूस्ट, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये है ही नहीं, ये नहीं है। और जो ज्ञानी होते हैं वो दिखावा करते हैं, ये भी नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका आंसर क्या आएगा? जो छिछला ज्ञान रखते हैं, दीज हु हैव शैलो नॉलेज बूस्ट, ज्ञान छिछला ज्ञान रखते हैं और वो क्या करते हैं? सेखी मारते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से आपका जो छिछला ज्ञान रखते हैं वो सेखी मारते हैं इज वो राइट आंसर। और प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका 72वां प्रश्न, जो कुछ वह कमाता है वह खर्च कर देता है। He spends whatever he earns. He earns whatever he spends और he spends whatever earns, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जो कुछ वह कमाता है वह खर्च कर देता है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण वाक्य कौन सा होगा? जो कुछ वह कमाता है, he spends whatever he earns, he earns whatever he spends, उल्टा कर दिया है प्रिय विद्यार्थियों। यस, और he spends whatever to earn, जी हाँ, he spends whatever he earns, यानी कि वह जो कुछ वह कमाता है वह सब कुछ खर्च कर देता है। तो इसलिए इसको आप एक में रखेंगे। और ये प्रिय विद्यार्थियों आपका जी हाँ 73वां प्रश्न है। जब कभी हमारी मुलाकात होती हम घंटों बातें किया करते, वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से वाक्य को पढ़ें, फिर इसके सेंटेंस, फिर इसके उस टेंस के उस भेद को समझें कि कौन सा भेद कह रहा है। जब कभी हमारी मुलाकात होती, आई विल वी मीट देन वी वुड टॉक फॉर आवर्स, we talk for 4 hours when we meet. Whenever we talk for hours when we meet, or whenever we meet we would talk for hours, 4 hours. जी हाँ, when meet then we would talk for hours. We talk for hours whenever we meet, or whenever we talk for hours when we meet, or whenever we meet we would टॉक फॉर आवर्स, यानी कि आपका उत्तर विकल्प क्या आएगा? चौथा, whenever we meet, जब कभी हमारी मुलाकात होती, we meet, हमारी मुलाकात, meet we would, हम would talk to 4 hours, 4 घंटे, हम घंटों बातें किया करते। 4 hours यानी 4 नहीं, 4 घंटे नहीं है, 4 hours, घंटों बातें करते। जी हाँ, you could have failed by not working hard का हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम ध्यान नहीं दोगे तो पछताओगे। अकर्मण्यता का परिणाम असफलता होती है। कठिन परिश्रम ना करने से तुम फेल हो सकते हो, और कठिन परिश्रम ना करना फेल होना है। कठिन परिश्रम न करने से तुम फेल हो सकते थे। You could have failed by not working hard. हार्ड वर्क प्रिय विद्यार्थियों हमेशा करना चाहिए, और हार्ड वर्क का कोई विकल्प, कोई सामी नहीं है। तो you could have failed by not working hard. कठिन परिश्रम ना करने से तुम फेल हो सकते थे, यानी 74वें में क्या करेंगे आप? जी हाँ, 75वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लेट अस लिसन टू हिम प्लेइंग टू पियानो। पियानो, लेट us listen to him playing the piano. वाक्य हिंदी अर्थ में कौन से वाक्य के अंतर्गत आएगा? Let us listen to him, let us listen यानी सुनना, to him playing
जी, प्लेइंग यानी पियानो। पियानो आप आइए हम पियानो सुने, आओ उसे पियानो बजाते हुए सुने, आइए पियानो बजाएं, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थी, आओ उसे पियानो बजाते हुए सुने कि वो पियानो कैसा बजाता है। जी हाँ, वो पियानो जो आपको बजते हो। जी हाँ, 75 प्रश्न आपके हो गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से। और फिर से वही पीटीआई के लिए आपका शारीरिक शिक्षण ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, एलडीसी। और एलडीसी के लिए प्रिय विद्यार्थियों बेहतरीन आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ मिलेगी आपको। एलडीसी 2026 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी 30 अप्रैल 2026 गुरुवार से प्रारंभ हो चुकी है। और प्रिय विद्यार्थियों, ऑफलाइन सेंटर्स हमारे जो रखे गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सूरतगढ़ आपका बहुत ही चहेता सेंटर सूरतगढ़ रखा गया है। जयपुर आपका दूसरा सेंटर है, ये आपका ऑफलाइन। दोनों सेंटर बहुत बड़े सेंटर हैं, सूरतगढ़ और जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, उसके अलावा हमने बीकानेर को भी सेंटर बनाया है, जोधपुर को भी। मारवाड़ के विद्यार्थी जोधपुर जा सकते हैं, उदयपुर मेवाड़ के विद्यार्थी और बाड़मेर भी जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो बाड़मेर के आसपास के गांव के विद्यार्थी हैं वो भी जा सकते हैं। सीकर भी हमने शिक्षा नगरी में भी आपको एक सेंटर मुहैया कराया है। और नागौर में भी आपके एक सेंटर, नागौर और नोहर में भी सेंटर है प्रिय विद्यार्थियों। और ये आपका सरदार शहर में भी एक सेंटर है, श्री गंगानगर में भी सेंटर है और हनुमानगढ़ में भी सेंटर है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सेंटर आपने 12 सेंटर्स आपके हमने एलडीसी की जो 30 अप्रैल 2026 गुरुवार से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है एलडीसी के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही उत्तम किस्म की एलडीसी आप देख रहे हैं सभी प्रश्नों के आप आंसर भी कर रहे हैं। तो आपके जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उन्हें भी सूचित करें और हमारी इस टेस्ट सीरीज का आनंद लें। टॉपिक आधारित पेपर फर्स्ट के 4 बड़े पेपर होंगे, पेपर सेकंड के भी 4 बड़े पेपर होंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम है वो पेपर फर्स्ट के 5 बड़े पेपर हैं, पेपर सेकंड के 5 बड़े पेपर हैं। और रजिस्ट्रेशन आप नाउ आप करा सकते हैं। हमारे नंबर आपके हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। जो हमारा सूरतगढ़ के नंबर हैं वो आपको 3 नंबर ऊपर दिए गए हैं, 2 हमारे जयपुर सेंटर के नंबर हैं और 1 आपका बीकानेर का। और अदर सेंटर्स के भी नंबर आपके नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। आप इन सभी नंबर्स पर अपने अनुसार जहां जिस विद्यार्थी के नज़दीकतम जो सेंटर पड़ता है आप उस सेंटर की विजिट कर सकते हैं। वहां आप पूछ सकते हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज कब शुरू हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देर किस बात की, ज्वाइन करिए हमें। मैं आपका प्रेम शर्मा मिलूंगा आपसे फिर से एक नए पेपर के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए मुझ प्रेम शर्मा को दीजिए आप इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है भाटी आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं अनदर एक और जबरदस्त टेस्ट सीरीज, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है आपके पास में। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास में कौन सा, कॉम्प्रिहेंशन का। एक एक पॉइंट को हम रीड करेंगे, रीड के बाद समझाने का प्रयास करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली शुरुआत होती है विमेन एम्पावरमेंट की। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण देना है, यानी महिलाओं को और सशक्त बनाना है, अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाना है। तो विमेन एम्पावरमेंट क्या रेफर करता है? रेफर का अर्थ होता है परिभाषा देना। रेफर करता है किसको? एक ऐसा तरीका जिसमें इनेबल कर दें, लॉजिक इनेबल कर दें। इनेबल करने का मतलब होता है किसी चीज को ओके कर देना। इनेबल यानी पास कर देना, चालू कर देना। विमेन को टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड पार्टिसिपेट इक्वली, यानी हिस्सेदारी चाहिए उनको लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, इक्वली चाहिए इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ। इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ मतलब जहां जहां संभव हो सकता है वहां वहां महिलाओं को सशक्त करना है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेनी है। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग, यानी इसमें इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है। इन्वॉल्व यानी जोड़ते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सेस, जिन्हें उन्हें संपूर्ण तरीके से प्राप्त होगी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी, उनको ये सभी चीजें प्रदान की जाएंगी ताकि महिलाएं जी सकें। कैन लिव किसके साथ? सम्मान के साथ और आजादी के साथ, विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। हिस्टोरिकली, अब देखो यहां पे एक पॉइंट आ गया। अब यहां पे आगे बढ़े तो सबसे पहले यहां तक का एक कंसेप्ट समझो, निशान लगा लो।
पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक केवल और केवल विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा को डिफाइन कर रहे हैं। जब कभी ऐसा कोई सिस्टम आपके सामने आए जिसमें विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा समझाई जाती है, तो एक लाइन आपको और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि जब आपके पास में ऐसा कोई सिस्टम आए तो आप उसको निशान लगा लें और निशान लगा के यहां पे लिख लें डेफिनेशन। निशान लगा के लिख लें डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब तो आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। हिस्टोरिकली विमेन हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर इतिहास में देखा जाए तो यहां से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। हिस्टोरिकली विमेन हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लिमिटेड राइट्स, यानी कि बहुत कम अधिकार थे और भेदभाव देखा गया। विच रिस्ट्रिक्टेड देयर ग्रोथ, जिनसे उनकी ग्रोथ रुकी, समाज में उनका योगदान घटा। हाउ एवर इन रीसेंट, लेकिन अब इतिहास वाला पॉइंट खत्म। इन रीसेंट डिकेड, डिकेड यानी पिछले कुछ दशकों में, 10 साल का एक डिकेड होता है। हिस्टोरिकली इन रीसेंट डिकेड देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट, अब एकदम से शिफ्ट हुआ है टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी। एकदम से क्या चीजें आई हैं, अब आप नोटिस करेंगे हर जगह जेंडर इक्वल है, हर जगह इक्वालिटी की बात की जाती है। एक पैराग्राफ खत्म, इस पूरे पैराग्राफ में 2 बातें की गई। पहला, विमेन एम्पावरमेंट क्या है, दूसरा विमेन एम्पावरमेंट के अंदर आज का और इतिहास में क्या परिवर्तन है, क्या रोल है। अब यहां पे अगला पॉइंट है, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन एम्पावरिंग वुमेन। महिलाओं को एम्पावर करना, सशक्त करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एन एजुकेटेड वुमेन इज मोर लाइकली टू मेक informed choices, support her family, contribute to economic development। अब यहां पर बताते हैं कि एजुकेशन की वजह से महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिली है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके पास पैसा आया है, नौकरी लगी है, तो वो और ज्यादा अपने आप में इंडिपेंडेंट प्राप्त करते हैं। ये अलाउ करता है महिलाओं को कि वो अपनी आजादी को अपने अनुसार जी सकें। ठीक है, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब यहां पे कहता है सरकार और जितनी भी संस्थाएं हैं पूरे संसार में हैव इन्फॉर्म्ड या इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। बहुत सारी पॉलिसीज बनी, बहुत सारे प्रोग्राम्स बने ताकि वो महिलाओं के अधिकारों को प्रमोट कर सकें, एंश्योर कर सकें इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी एक ऐसा तरीका जहां वो महिलाओं को और ज्यादा इक्वल राइट्स दे सकें। एक छोटा सा पैराग्राफ है, टोटल 4 बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट आपको बताता है, यहां से मैं पेन चेंज कर लेता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, ये 4 लाइनें आपको बताता है विमेन एम्पावरमेंट के अंदर क्या प्रोसेस आता है। नंबर 2 आता है आपके पास में क्या आता है, इतिहास में और प्रेजेंट में क्या रोल है। नंबर 3 आता है आपके पास में क्या, कि भाई एजुकेशन का क्या रोल है। नंबर 4 आता है कि जब एजुकेशन मिलेगी तो पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद में उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा अधिकारों की ताकत बढ़ेगी। और फाइनली एंडिंग आती है कंक्लूजन की, कि भाई किस तरीके से और ज्यादा इन्हें इंप्रूव करना है। तो ये 4 लाइनें यहां पे। अब जब 4 लाइनें बोली गई तो चारों के अनुसार प्रश्न भी करने जरूरी है। बीच में एक पैराग्राफ और दिख रहा है, देखते हैं। डिस्पाइट प्रोसेस या प्रोग्रेस के दौरान चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहां पे जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है। वायलेंस का मतलब बहुत ज्यादा हिंसा होती है। कई बार ऐसा होता है कि विमेन और मेन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, काफी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो वायलेंस देखने को जो मिलता है, इसके बारे में बात है। तो जेंडर बाइज्ड वायलेंस देखने को मिलता है, अनइक्वल पे मिलता है, कई जगह महिलाओं को पैसे कम मिलते, कईयों को आदमियों को ज्यादा मिलते। सोशल स्टीरियोटाइप स्टिल परसिस्ट। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच आज भी जिंदा है। ट्रू एम्पावरमेंट कैन ओनली बी achieved when society changes its mindset and treats women with respect and equality। अब सच्चाई क्या है यहां पे, ट्रू एम्पावरमेंट, सच्ची इंप्रूवमेंट, यानी कि यहां पे कब देखेंगे कि महिलाएं सशक्त हुई, ये तभी देखी जा सकती है जब आदमियों का या पूरे समाज का सोच
परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन आए, वे महिलाओं को ट्रीट करें विद रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, महिलाओं को इक्वालिटी के साथ देखा जाए। अब एम्पावरिंग वुमेन नॉट ओनली बेनिफिट इंडिविजुअल, यानी कि सशक्त करेंगे तो केवल महिलाएं ही नहीं, दुनिया में और पुरुषों को भी ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट कब देखने को मिलेगा? जब समाज में महिलाएं और पुरुष मिलकर बराबर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली समाज क्या होगा? सशक्त होगा। समाज क्या होगा? सशक्त होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? व्हाट इज द मेन एम? मुख्य एम क्या है? एम कहते हैं लक्ष्य को। लक्ष्य किस चीज का? ऑफ एम ऑफ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को क्यों आगे एम्पावर करना है? महिलाओं को राजनीतिक पावर की बात हो रही है? नहीं। महिलाएं डोमिनेट कर सके? नहीं। महिलाओं पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सके? नहीं। एक उत्तर, महिलाओं को अचीव करनी है इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस, ये दो चीजें अचीव करनी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, Which factor is highly educated as most important to empowerment? एम्पावरमेंट करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है? सबसे पहला, क्या मैरिज आती है? रिलीजियन आता है? ट्रेडिशन आता है? नहीं, केवल एजुकेशन आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, What does financial independence providing to women? महिलाओं को अगर नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो उससे क्या फायदा होगा? महिलाएं फ्रीडम और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। क्लियर है? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, समाज का कोई प्रेशर नहीं, आइसोलेशन नहीं। अगला सवाल आता है, विच चैलेंज इज स्टिल फेस्ड बाय वुमेन? महिलाएं आज भी कौन सा चैलेंज फेस कर रही हैं? ओवर एजुकेशन? नहीं। जेंडर बेस्ड वायलेंस? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बराबर सैलरी? नहीं मिल रही है। टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। अगला सवाल है, व्हाट इज नीडेड फॉर ट्रू एम्पावरमेंट? असलियत में सही शब्दों में माना जाए तो ट्रू एम्पावरमेंट यानी क्या परिवर्तन किया जाए जिससे समाज सुधर जाए? ओवर लॉज? नहीं। अर्बनाइजेशन? नहीं। मोर इंडस्ट्रीज? नहीं। चेंज इन सोसाइटल माइंडसेट, लोगों के दिमाग में परिवर्तन होना चाहिए। दिमाग में परिवर्तन सबसे बड़ी बात है। दिमाग अगर बदलेगा तो ही समाज या महिलाएं जीवन बदलेगा। अब यहाँ पे चेंज इनटू इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है, यानी कि ट्रांसलेशन पर आधारित कुछ सवाल है। पहला सवाल है, यदि तुम समय पर काम पूरा कर दिया यानी कि समाप्ति को दिखा रहा है, तो तुम्हें दंड नहीं मिलता। पहली चीज, दिया गया सवाल कंडीशनल सेंटेंसेस पर आधारित है और कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ साथ में ये थर्ड कंडीशन की तरफ इशारा करता है। थर्ड कंडीशन सबसे पहली क्या है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ वुड हैव वाला कॉन्सेप्ट लगता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। तो पहला सवाल आता है, इफ यू हैड कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम you would not have been punished। पहला सवाल कहता है, ठीक है जी। दूसरा सवाल कहता है, if you had completed the work on time you would not have been punished। भाई ये दोनों तो सेम है, ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो सेम है। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट तो प्रेजेंट को दिखा रही है, हो नहीं सकता। इफ के साथ विल कभी नहीं आ सकता। अब कंफ्यूजन है, अगर आपने सेम आंसर पिक किया है तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। आपने यदि सेम आंसर पिक किया तो नोटिस कीजिए ना, हैड कंप्लीटेड, अच्छा, हैड नॉट, हैड कंप्लीटेड सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। यू उधर भी आ रहा है, वुड नॉट हैव बीन पनिश, सेम आंसर है। तो चाहे दूसरा ठीक करो चाहे तीसरा, एक ही बात है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से ही, और व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जब ट्रेन चलेगी। मुश्किल से ही ऐसा हुआ जब ऐसा हो गया। तो अब सेंटेंस क्या है? मुश्किल से ही वाला तो इंसा यहां पे मिल रहा है, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 83 पर बात करते हैं, वह इतना थका हुआ था कि ठीक से चल नहीं पा रहा था। रहा था वाली सेंटेंस आ रहा है ना, ठीक से चल नहीं पा रहा था, ये बात ध्यान रखना। अब सवाल है हमारे पास, ही वॉज वेरी टायर्ड।
यहां पर वेरी टायर्ड तक तो ठीक है, लेकिन इस टायर्ड को डिफाइन करने के लिए एंड का इस्तेमाल नहीं होगा। एक बात हो गई, ही वॉज टायर्ड में बट लगा रहे हो तो विरोधाभास आना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन सवाल में नहीं चल पा रहा था, नॉट है, और यहां पे कहता है चल पा रहा था। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, लेकिन सवाल तो पास्ट टेंस को दिखा रहा है और इज हमारे प्रेजेंट को दिखा रहा है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, या ही कुड हार्डली वॉक प्रॉपरली। अगला सवाल आता है भाई हमारे पास, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अब दो सवाल फिर से देखो, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश किया छात्र चुप हो गए, ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो सेम है भाई, छात्र के आने से पहले या शिक्षक के आने से पहले, गलत, पहले के लिए बिफोर आता नहीं है। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चे शोर करने लगे, लेकिन यहां तो चुप हुए हैं, ये दोनों गलत हो गए। अब जब दोनों ही सही हैं, सेम है, तो कोई भी टिक कर दो भाई, कोई भी टिक कर दो, जब दोनों सेम है तो बिल्कुल सेम है, कोई भी टिक कर दो। अगला सवाल हमारे पास में क्या है भाई, ठीक है, चलो अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 85। हालांकि वह गरीब था फिर भी उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। अब हालांकि के लिए तो अंग्रेजी एक ही आती है, ऑल्दो, फिर भी देखते हैं, ही वॉज पुअर बट ही लेफ्ट हिज ऑनेस्टी, ईमानदारी छोड़ दी। दो ही इज पुअर ही डिड नॉट लीव हिज ऑनेस्टी, एक सवाल ये भी ठीक हो सकता है, ऑल्दो ही वाज पुअर ही डिड नॉट लीव हिज ऑनेस्टी, ठीक है। एक और सेंटेंस, ही वाज पुअर सो ही लेफ्ट। अब दो सवाल तो गलत हो गए। अब यहां पे या तो पहला ठीक होगा या दूसरा ठीक होगा, या तो पहला ठीक होगा या दूसरा ठीक होगा। सवाल का जवाब देना है 10 सेकंड के अंदर, तो जवाब देंगे कैसे, बहुत आसान सवाल है कि था है, बीता हुआ समय, और यहां इज है इसलिए कट गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस होता है अगर नहीं, किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग हो जाए अनलेस तो हिंदी बनती है अगर नहीं। चलो जी, अगर नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, ठीक है जी। अब सवाल कहता अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, तो कहता सवाल मेहनत नहीं करते हो तो कामयाब नहीं होगे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब पहला कहता यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन दिया हुआ वाक्य नकारात्मक है, ये गलत हो गया। जब तुम मेहनत करोगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक ऑप्शन सही है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। अगला सवाल आता है भाई, जैसे ही बारिश शुरू हुई बच्चे घर के अंदर भाग गए, जैसे ही बारिश शुरू हुई बच्चे घर के अंदर भाग गए, बच्चे घर में भाग गए जैसे ही बारिश शुरू हुई। तो पहला सवाल आता है एज सून एज, बीते समय की बात हो रही है, बारिश शुरू हो गई और बच्चे भाग गए, एक्शन हो गया, तो ये प्रेजेंट में नहीं जा सकता। और इट रेन्ड एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड, लेकिन सवाल तो कंडीशनल है तो ये भी गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन रन, रन नहीं आएगा, कंप्लीट हो गया एक्शन। तो सवाल क्या है, एज सून एज इट स्टार्टेड रेनिंग चिल्ड्रन रैन इनसाइड द हाउस, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही की अंग्रेजी होती है एज सून एज। अगला सवाल है हमारे पास में, नेक्स्ट एक और है, ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू, एज इफ किसी सेंटेंस में आ जाए तो ये अनरियल सेंटेंस की पहचान है, अनरियल वाक्य की पहचान है, याद रखना। और हिंदी बनती है जैसे ही या जैसा कि, जैसे ही या जैसा कि। तो सवाल है, वह ऐसे बोलता है जैसे, जैसे सब कुछ जानता है, एक सवाल है, लेकिन यहां पे जानता है में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आती, तो है वाला उत्तर तो कट जाएगा, ठीक है। अब सवाल है, वह ऐसे बोलता है कि जैसे सब कुछ जानता था। अब यहां पे दो गड़बड़ी है, यहां पे दो गड़बड़ी, बोलता है जानता था, ये तो बड़ा गड़बड़ सवाल है ना। लेकिन सवाल गड़बड़ बेशक है, लेकिन बीते समय की अगर बात हो रही तो पास्ट को ही तो दिखाओगे, प्रेजेंट को कैसे दिखाओगे। अगला सवाल आता है, मुझे नहीं पता था कि वह क्यों नहीं आया, मुझे नहीं पता था वह क्यों नहीं आया जबकि मैंने उसे कई बार बुलाया था। मुझे नहीं पता था वह क्यों नहीं आया जबकि मैंने उसे कई बार बुलाया था, ठीक है, लिव इट, ओके। मुझे नहीं पता था
तो नहीं पता था में नोट आना चाहिए। आई नो, ये क्या है, मैं जानता हूं। मुझे नहीं पता कि वह क्यों नहीं आया। आई डिड नॉट कॉल हिम मैनी टाइम्स, ये तो हो नहीं सकता। ही केम मैनी टाइम्स, वह कई बार आया, गलत। एक ही सवाल ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाई ही डिड नॉट कम, ऑल्दो आई हैड कॉल्ड मैनी टाइम्स, कई बार बुलाया था, बुलाने के बाद भी नहीं आया, है ना। सवाल, द मोमेंट शी सॉ द स्नेक, द मोमेंट शी सॉ द स्नेक शी स्क्रीम्ड लाउडली। अब पहली बात, उसने अतीत में सांप देखा और वो जोर से चिल्लाई। ठीक है जी, जैसे ही उसने सांप देखा वह जोर से चिल्लाई। उसने सांप देखा और चुप रही, वह सांप देख के डर गई, डरने की बात तो है नहीं। सांप ने उसे देखा और वह चिल्लाई, ये भी गड़बड़ है। एक ही सवाल आएगा हमारे पास में, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, एक ही सवाल आएगा और वो है फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अब पहला सवाल समझना है, अगर कहीं लिखा आ जाए अ नंबर ऑफ, तो प्लूरल नाउन है आगे और सिंगुलर वर्ब है, ये लाइन याद रखना। तो सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब है तो एक ही आएगा और कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। अगला सवाल है, आ नंबर ऑफ, ये गलत हो गया, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब आएगी और जबकि द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन विद सिंगुलर वर्ब, ये आएगा। आ नंबर ऑफ जो होता है ये बच्चा जी मैनी का समान रूप होता है और द नंबर ऑफ सिर्फ सब्जेक्ट है। अगला सवाल, 10 किलोमीटर पे काम तो किया नहीं है ना, तो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अगला सवाल है, ये एक यूनिट है, ये एक क्या है, ये यूनिट है। यूनिट हो गया तो ये यूनिट हमेशा सिंगुलर कंसीडर होगी जब तक इस पे काम नहीं किया जाता है। जब काम किया जाएगा तो बट जाएगी, बटने के बाद ये बहुवचन आ जाएगी। द कमिटी यहाँ पे क्या है, समूह है, समूह बट रहा है, बटते ही ये बहुवचन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन बटते ही बहुवचन की कैटेगरी में जाता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आए तो वह सदैव सिंगुलर ही रहेगा, वह कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। आप चाहें तो लिख लीजिए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए। ईच, एवरी, ईदर, नीदर हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, ये बात याद रखना। अगला सवाल है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट सेकंड सब्जेक्ट है तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब आती है आर अवेयर ऑफ द चेंजेस। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। हालांकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल पे हेडिंग नहीं दी गई, बट कोई बात नहीं है, सवाल और कोई ये हो ही नहीं सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रवि। यहाँ पे नो अदर का इस्तेमाल इनडायरेक्टली जहां भी यूज किया जाता है, एक लाइन याद रखिए, दो परिवर्तन है। पहला है नो अदर जहां लिखा आ जाए उसे हटा करके सुपरलेटिव डिग्री बना दो भाई, सुपरलेटिव डिग्री बना दो, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बना दो। तो पहला पॉइंट आ गया, मोस्ट इंटेलिजेंट, एक ही है भाई, ये तो ठीक होगा ही होगा, एक पार्ट तो हो गया, रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, अब एक पार्ट ठीक हो गया। अब ए और बी का भी एक ऑप्शन है, तो कायदे से बी अगर ठीक है तो ए बी पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि सी का तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं से हम छोड़ देंगे। रवि इज मोर इंटेलिजेंट एनी अदर बॉय, तो नो अदर का इस्तेमाल अगर सुपरलेटिव को दिखाता है तो याद रखना इसे हम कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, और कंपैरेटिव में बदलने के लिए एनी अदर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात याद रखना। अब किया जा सकता है तो ये भी सही है। तो अब सवाल में तो बोला ही नहीं गया ना कि इसे पॉजिटिव में बदलो, सुपरलेटिव में बदलो, जब नहीं बोला गया तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई, हमारे पास में नंबर नेक्स्ट है 97। वेरी फ्यू कहीं लिखा आ जाए यानी एक से ज्यादा,
एक से ज्यादा, कहीं पे वेरी फ्यू लिखा जाता है, इसका अर्थ है एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा की बात हो रही है ना, तो जयपुर के लिए सवाल है, तो जयपुर शुरुआत में आ जाएगा और वही सवाल ठीक होगा जहां वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन होगा, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन होगा। अब यहां पे जयपुर मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है, गलत। नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, ये भी गलत। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी, ये भी गलत है। क्यों? कहता है बहुत कम शहर ऐसे हैं, यानी एक से ज्यादा शहर ऐसे, बहुत ही कम शहर ऐसे हैं, बहुत ही कम शहर ऐसे हैं जहां पर, बहुत ही कम शहर ऐसे हैं जो जयपुर जितने सुंदर हैं। तो जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जयपुर जो है बहुत सारे शहरों की तरह ही सुंदर है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय, अभी हमने पढ़ा ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय, दो तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। पहला, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कोई हो नहीं सकता, और स्ट्रॉन्गर अगर है और इसे कंपेयर नहीं सुपरलेटिव बदलना है तो नो अदर वाला ऑप्शन सही होगा। अभी 2 मिनट पहले हमने बताया, 2-3 सवाल पहले आप देखिए, हमने बताया था कहीं पे नो अदर का प्रयोग हो जाता है, कहीं पे नो अदर का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसी नो अदर के प्रयोग में आपको एक लाइन समझनी है। क्या समझनी है? कि किसी भी वाक्य में अगर नो अदर के बाद में संज्ञा लिखा हो तो पहली बात तो सिंगुलर संज्ञा आएगा, और दूसरी बात यह जो हिस्सा है यह सदैव सुपरलेटिव डिग्री की बातें करता है। सुपरलेटिव डिग्री की बातें यदि करता है तो एक इसको बदला जाएगा तुलना में, और तुलना में यदि बदलते हो तो एनी अदर का प्रयोग करो ना भाई, एनी अदर का प्रयोग करो। एनी अदर का प्रयोग होता है बाकी सबसे, एनी अदर का प्रयोग होता है बाकी सबसे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा, ठीक है भाई। उत्तर हो गया 98, 99 नंबर। ये फिर से आ गया वन ऑफ द, तो वेरी फ्यू वाला उत्तर आंखें बंद करके पिक कर लो। अब ऐसा कैसे बोल रहा हूं भाई? बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहा है? तो 2 मिनट पहले हमने एक सवाल पढ़ा, वेरी फ्यू से आए तो परिवर्तन वन ऑफ द में, और वन ऑफ द से उत्तर आए तो वेरी फ्यू में, एक जगह पकड़ लो भाई। अगला सवाल आ गया 99 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है भाई? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। कौन सा सेंटेंस सही है इसमें से? मोर वाइजर कोई शब्द नहीं होता है। मोर वाइजर क्यों नहीं होता? क्योंकि वाइजर खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजर खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो गड़बड़ हो गई ना भाई, ये तो नहीं सकता। वाइजर देन ब्रदर हो सकता है, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, 2 लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता। वेरी वाइजर हो नहीं सकता, तो आंसर एक ही बन गया ना, फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, गलत, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल आता है भाई, आरएएस के प्री और प्री का जो बैच है 2026 के, इसके नए बैच शुरू हो रहे हैं थर्सडे को हमारा, यानी 30 अप्रैल को ऑलरेडी इसका नया बैच शुरू हो चुका है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं बच्चा जी। आरएएस का प्री प्लस फाउंडेशन जो बैच होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का, उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और नए बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं 30 अप्रैल से सूरतगढ़ और जयपुर के अंदर। अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अगला सवाल है, आई विल कम टू मीट यू। आई विल कम, मैं आऊंगा अगर तुम बुलाओगे। अगर के लिए कंडीशनल में इफ आता है, क्योंकि अनलेस होता है अगर नहीं। ये तो गलत हो गया, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला सवाल आता है, ही इज सो वीक। याद रखना, सो के साथ एज तब आता है जब हमें समानता दर्शानी होती है। समानता दर्शानी है तो एज आएगा, और सो के साथ दैट तब आएगा जब आपको तुलना करनी है, जब आपको तुलना करनी है। तुलना करनी है यहां पे तो व्याख्या कर रहे हो ना आप। अब जब व्याख्या कर रहे हो किसी भी चीज की तो व्याख्या करने के लिए दैट आता है। सो के साथ देन का कभी पेयर नहीं आता है, ये वाला देन नहीं आता, ये बात ध्यान रखना है ना। अगला सवाल है, वर्क हार्ड, मेहनत करो। अब एक सवाल है, अगर मैं लेस्ट को पिक करता हूं बच्चा, तो लेस्ट के साथ में तो शुड का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखना। लेस्ट के बाद में शुड आता है, बट विरोधाभास दिखाता है, सो परिणाम दिखाता है, तो कायदे से एक ही आ जाएगा ना, मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ, मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ, करो या मरो वाली अवस्था आ जाती है।
अगला सवाल हमारे पास में 104 नंबर। अब सवाल में बहुत सिंपल सा सवाल है, थका हुआ था इसलिए उसने ट्राई किया, बहुत मेहनत की, फिर भी हल नहीं कर पाया, प्रॉब्लम हल नहीं कर पाया, ठीक है जी, तो ऑल्दो आ जाएगा। ये वाला बिकॉज यहां आ सकता था कि वो थकी हुई थी या उसने काफी प्रयास किया या क्योंकि काफी प्रयास किया, तो लेकिन ऑल्दो आता है मेहनत करी लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये आता है। बिकॉज जो है रीजन यानी कारण बताता है, ये बात याद रखना, किसी भी चीज के कारण बताना है इसलिए की सेंस में, इसलिए की सेंस में, लेकिन यहां तो मेहनत के बाद भी काम नहीं हुआ है ना, काम नहीं हुआ। हाँ ये कहते कि भाई काम नहीं हुआ मेहनत तो करी, काम नहीं हुआ मेहनत तो करी, तो हम लगा सकते थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये इजी सवाल है, पढ़ना ही नहीं है, एक बार में ही आंसर हो जाएगा। नो सूनर एक कंजंक्शन है जिसके साथ में ये वाला देन आता है, जबकि हार्डली, कार्शली इनके साथ में बच्चा वेन आता है। ये पेयर कंजंक्शन है, और पेयर कंजंक्शन किसको कहते हैं, जो दो चीजों के, दो शब्दों के जोड़ से बनती है, दो चीजों के, दो शब्दों के जोड़ से बनती है। तो आंसर आपका एक बार में सही बन जाएगा। अगला सवाल है 106 नंबर। अब सवाल है इंटेरोगेटिव में बदलना है, इंटेरोगेटिव में बदलना है, ठीक है जी। आई कैन नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, 10 सेकंड का सवाल है। कभी भी साधारण वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव में बदलना हो, यूं बदल लेंगे। कैसे, सहायक क्रिया पहले ले जाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सहायक क्रिया पहले आ गई, उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर ए। आई कैन आई नेवर फॉरगेट यू, लेकिन नेवर फॉरगेट यू में कभी नहीं भूल पाऊंगा। और एक आता है, क्या मैं तुम्हें कभी भूल पाऊंगा, तो कायदे से नेवर का एवर होता है। क्यों, नेगेटिव को टोन बदलना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि आपके पास में सवाल को बदलना पड़ता है नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर। अगला सवाल देखते हैं 107 नंबर क्या है, नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसे बदलना है इंटेरोगेटिव के अंदर। अब सवाल नोबडी का है तो नोट वाले तो ऑप्शन देखते ही काट दो भाई, और नोबडी का एनीबडी होता है, ये भी याद रखना। एनीबडी आपका पॉजिटिव सेंस को दिखाता है और नोबडी नेगेटिव सेंस को दिखाता है। तो भाई ये दो तो परिवर्तन एक बार में आ गए, आंसर आपके पास में है। अगला सवाल है, शी इज टू वीक टू वॉक, पहचान इजी, टू के साथ विशेषण है और साथ में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसे बदलना है, किसमें बदलना है, सो के साथ में पॉजिटिव डिग्री का विशेषण है और बाद टू के बाद में की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक ही पेयर बनेगा और कोई पेयर बनेगा नहीं, तो इस पेयर को चेक करना है तो सो के साथ में ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ही सो वीक, अच्छा ये तो आधा लिखा मैंने, सो के साथ दैट का पेयर आएगा बच्चा, सो वीक प्लस नॉट वाला क्लोज आएगा। वह इतना कमजोर है और कोई उत्तर नहीं बनेगा, आंखें बंद करके काट देना भाई। नॉट वीक टू वॉक ये कोई पेयर ही नहीं होता है, कोई वाक्य ही नहीं बनता है। अगला सवाल, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, नेगेटिव में बदलना है। ओके, ऑल प्लेयर्स आर बेटर, ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, दो ऑप्शन बचते हैं। ही इज, नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज इन द टीम, ये आता है। क्यों, अगर आपने नो अदर का प्रयोग किया होता है वाक्य में तो आगे एज और एज का ही पेयर बनेगा, एज और एज का ही पेयर बनेगा, और कोई पेयर बन ही नहीं सकता। अगला सवाल आता है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, विस्मयादि में बदलना है और इससे कभी भी विस्मयादि नहीं बनता है, ये कोई पेयर ही नहीं होता है। अब आ गया इंटेलिजेंट विशेषण है, विशेषण अगर है तो हम हमेशा हाउ से इस्तेमाल करेंगे। हाउ इंटेलिजेंट इज शी या शी इज। अगर विशेषण है वाक्य के अंदर तो पेयर बनेगा एक्सक्लामेटरी का हाउ से, और अगर संज्ञक है अंतिम शब्द तो यहां पे व्हाट से शुरुआत होगी, अंत इससे होगा। ये लाइन याद रख लो भाई, आपको बहुत सारे नियम केवल याद ही करने हैं और कुछ नहीं करना है, इस पे समझ लीजिए। अगला सवाल, इज एन ऑफिशियल लेटर, इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट लाइन इज प्लेस्ड,
सब्जेक्ट लाइन कहां पे लिखी जाती है? पत्र लेखन से संबंधित सवाल आ गए भाई, पत्र लेखन से संबंधित सवाल आ गए। तो ऑफिशियल लेटर्स में कहां लिखी जाती है भाई? सबसे पहला स्थान होता है रिसीवर एड्रेस का, सेंडर्स एड्रेस का, यानी पत्र भेजने वाले का एड्रेस। फिर आता है डेट, डेट के बाद में आता है रिसीवर एड्रेस। फिर आ जाएगा हमारे पास में सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहते हैं सर और मैडम को। ये हमारे पास सवाल है। तो सैल्यूटेशन से पहले सब्जेक्ट आता है, तो बिफोर द सैल्यूटेशन। आंसर बन गया सर और मैडम। बाकी फॉर्मेट याद कर लेना, आंसर देने में आसानी होगी, आंसर देने में आसानी होगी। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल आता है भाई हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर? कौन सा फीचर है डेमी ऑफिशियल लेटर का? डेमी ऑफिशियल लेटर का जब बात आए डेमी ऑफिशियल की, तो डेमी का मतलब होता है आधा, यानी दफ्तर का काम भी करना है और फॉर्मल है लेकिन संपूर्ण फॉर्मल नहीं है। तो पर्सनल रिलेशन तो है ही, पर्सनल तो है ही, प्लस पर्सनल के साथ ऑफिशियल भी है। पर्सनल प्लस ऑफिशियल को डेमी ऑफिशियल कह देते हैं। यानी बात करने का तरीका फ्रेंडली होता है लेकिन काम जो होता है वो दफ्तर का ही होता है। तो कंप्लीटली इनफॉर्मल नहीं होता है। सैल्यूटेशन या इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही है, बोलने का टोन जो होता है पर्सनल होता है और ऑफिशियल पर्पस होता है। अगला सवाल आता है नंबर नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इज यूजुअली, यानी कि जब आके को अंत करते हैं ऑफिशियल लेटर को तो क्या आना चाहिए? लविंगली ऑफिशियल लेटर में नहीं यूज होता है, ये बात याद रखना। अफेक्शनेटली योर्स कोई वर्ड नहीं होता, या तो क्या लिखेंगे सोचकर बताइए, योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली। तो ट्रूली जो होता है वो फ्रेंडली रिलेशंस के लिए आता है, ट्रूली फ्रेंडली रिलेशंस के लिए आता है, फेथफुली सही होगा। विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ नोटिस? नोटिस में क्या नहीं होता है? नोटिस में पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है भाई। पर्सनल नोटिस सिर्फ टू द पॉइंट लिखा जाता, फालतू की बातें घुमा फिरा के नहीं आती है। मेन पर्पस क्या है सर्कुलर का? सर्कुलर क्या है? सर्कुलर एक ऐसा किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन का भारी मात्रा में दुनिया को पता चले, वो भारी मात्रा में दुनिया को पता चले और अखबारों में निकाला जाए ताकि दुनिया इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़े। तो इन्फॉर्म करना है बड़े समूह को एक बार में जल्दी से, तो ये आता है। ओपनिंग ऑफ नोटिस शुड इंक्लूड, नोटिस की ओपनिंग किससे होती है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम और नोटिस लिखा जाता है। सबसे ऊपर नाम आ जाएगा, फिर बड़ा बड़ा नोटिस आ जाएगा, है ना, ये कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अ टेंडर डॉक्यूमेंट प्राइमरली इनवाइट, शुरुआत में क्या इनवाइट करेगा? कोटेशन और बिड्स। कंप्लेन्स, कंप्लेन्स तो नहीं आ सकती, सजेशन नहीं आ सकते, एप्लीकेशन या कोटेशन। अब टेंडर निकला है कि हाँ भाई हम ये चीज बेचने जा रहे हैं या ये चीज हम बनाने जा रहे हैं, हम ये चीज बनाने जा रहे हैं, तो जो जो इंटरेस्टेड है आइए फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए तो कोटेशन और बिड्स डाली जाती है। सर्कुलर की भाषा कैसी होनी चाहिए? सर्कुलर की भाषा क्लियर और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पर्सनल नहीं हो सकती, कंफ्यूजिंग नहीं, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो सकती है। अ नोटिस शुड बी साइंड बाय, जो लिख रहा है वो इशूइंग अथॉरिटी हो सकता है, एनी स्टूडेंट नहीं हो सकता। जैसे कौन लिख रहा है, कौन अथॉरिटी लिख रही है, उसके लिए आ जाएगा। इन टेंडर नोटिस ईएमडी, ईएमडी का मतलब क्या होता है? ईएमडी का मतलब एस्टिमेटेड मार्केट डिमांड है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, इमरजेंसी मॉनेटरी ड्यूटी है, एक्सटर्नल मार्केट डेटा है। बहुत इजी वर्ड है बच्चा। ईएमडी का अर्थ क्या होता है? ईएमडी का अर्थ क्या होता है? ईएमडी का अर्थ होता है कि भाई जो भी टेंडर ले रहा है उसका डिपॉजिट मनी क्या है, उसका खुद का स्टैंडर्ड क्या है। पता चले कि आपने ले लिया और बाद में कह रहे हो फंड्स की कमी की वजह से काम रोक दिया, है ना भाई। ये पीटीआई की शारीरिक शिक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है हमारी, ये एलडीसी के पहले बड़े 4 पेपर के बारे में जानकारी है, 30 अप्रैल से शुरू है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने हैं और पीडीएफ आपको मिली जाती होगी। विम्जिकल का समान रूप देखना है, प्रैक्टिकल, सीरियस, कैप्रिशियस और लॉजिकल।
whimsical का जल्दी से देखते हैं, whimsical का समान रूप क्या होता है? whimsical कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या करेगा, एग्जैक्टली हमें नहीं पता वो क्या करेगा, तो उसे कैप्रीशियस कहते हैं, कुछ भी कर पाने का दम रखने वाला, whimsical। अगला सवाल है वेन, वेन का मतलब क्या होता है? देखो इंक्रीज, डिमिनिश और शाइन ये तीनों पॉजिटिव है, तो डिमिनिश हो सकता है चीजों को बर्बाद करना। अगला सवाल है यील्डिंग, यील्डिंग होता है किसी चीज से कोई चीज प्राप्त करना, कोई चीज प्राप्त करना। अब देखो रेसिस्ट होता है बचना, सरेंडर हार मान लेना, फाइट लड़ना, स्ट्रेंथन ताकत देना। अब इसमें एक बहुत सिंपल सा पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके पास में यील्डिंग वर्ड आ जाता है तो यील्डिंग का अब आपको क्या देखना है, समान रूप देखना है। तो ये तीनों एक ही वर्ड है, ताकत देना, लड़ना, भिड़ना, केवल एक ही शब्द ऐसा जो आएगा आपके सामने। अगला सवाल क्या भाई, यर्न का मतलब क्या होता है? फिर से देखते हैं, हेट, डिजायर स्ट्रांगली, फॉरगेट या अवॉइड। अब 4 वर्ड है, यर्न, YEARN, यर्न। यर्न का मतलब क्या होता है? यर्न का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से याद करना, याद करना या प्राप्त करने की कोशिश करना, प्राप्त करने की कोशिश करना, तो डिजायर स्ट्रांगली वर्ड आ जाएगा। अगला सवाल है ज़नियत, टॉप को कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को ज़नियत कहते हैं। ज़नियत के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है और वो वर्ड है आपके पास में लॉफ्टी। एक वर्ड आपके पास में आता है पैरामाउंट, एक वर्ड आता है आपके पास में पिनाकल। ये सारे वर्ड जो हैं ये बेसिकली क्या है, सर्वोपरि के लिए आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के लिए आते हैं। अगला वर्ड है रैच्ड, होता है बुरी हालात, कटा फटा टूटा, कटा फटा टूटा रैच्ड होता है। जेलस होता है बेसिकली किसी से चिढ़ना, इनडिफरेंट हो सकता है। एंथुसियास्टिक, जेलस वैसे काम करने के लिए होता है, ज़ील होनी चाहिए काम करने की, तो ये आंसर होना चाहिए। लेजी और कंफ्यूज तो हो नहीं सकता। ज़ील होता है किसी काम को करने का बहुत जोश होना, बहुत ज्यादा उत्साह होना कि नहीं यार ये काम तो करना ही करना है, ये काम तो करना ही करना है। अगला सवाल है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया में फोबिया वर्ड याद रखना, फोबिया फियर को कहते हैं, तो फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से नफरत करना। रैच्ड दोबारा आ गया, इसका समान रूप हमारे पास में हो तो माइजरेबल, हैप्पी, प्राउड और एनर्जेटिक। रैच क्या होता है, टूटा फूटा, माइजरेबल हो सकता है बुरे हालात वाला। अगला सवाल है वेरी का मतलब क्या है? वेरी, वेरी का मतलब देखना है आपको, केयरलेस, कॉशियस, एंग्री और वीक। टियरी वेरी सुना आपने? टियरी वेरी ऐसे वर्ड अगर आपने सुने हैं तो वेरी जो होता है जिससे दूर रहना है, भाई खराब चीज है, खराब आइटम है, तो सावधान होना। अगला सवाल है विली का विरोधाभास देखना है। विली, क्लेवर, ऑनेस्ट, क्राफ्टी, कनिंग, 4 वर्ड है। देखो क्लेवर और कनिंग तो एक ही वर्ड है, हो नहीं सकते। क्राफ्टी भी इसी के लिए हो सकता, तो ऑनेस्ट आप इसका एंटोनियम मान सकते हैं, ऑनेस्ट इसका एंटोनियम मान सकते। कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है जब हमारे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता, लेकिन बाकी 3 अगर समान रूप हो तो आसानी से मिल जाता है। विदर होता है किसी चीज का छोटा होना, सिकुड़ना, ड्राई फिट, इसे क्या कहते हैं, सिकुड़ना। तो एक ही वर्ड आ जाएगा, दैट इज आपके सामने है, फ्लोरिश। अगला सवाल रैथ ऑफ टाइटन्स होता है, रैथ ऑफ टाइटन्स होता है गुस्सा, तो एक वर्ड आ जाएगा कामनेस। फ्यूरी भी गुस्सा, रेज भी गुस्सा, एंगर भी गुस्सा। अगला सवाल है योक। ये वर्ड कई बार आ चुका है, ये बात याद रखना है, योक वर्ड कई बार पूछा जा चुका है। योक क्या होता है? योक होता है कोई भी चीज किसी से जुड़ी होती है। जोक और योक भारत में कहा जाता है। भारत में जोक नाम की एक कीड़ा होता है जो चिपक जाता है तो खून लेता है, उसे गलब किसी चीज गर्म चीजों से निकाला जाता है, तो अलग करने को सेपरेट कह देते हैं। जेस्ट क्या होता है? जेस्ट। देखो एंथोसियाज्म, एंटोनियम देखना है, विरोध देखना है। एंथोसियाज्म होता है जोश और उत्साह। एनर्जी क्या होता है? जोश और उत्साह। इंटरेस्ट होता है किसी चीज में बहुत जोश होना। अपैथी होता है किसी से चिढ़ना, नफरत करना, दुख पाना या उससे दूर हटने की कोशिश करना। तब अपोजिट देखेंगे तो अपोजिट में अपैथी ही बन सकता है, बाकी तो सारे पॉजिटिव टोन है।
अगला वर्ड है भाई जेस्ट मीन एंथोसियाज्म अपोजिट, जेस्ट मीन्स एंथोसियाज्म, अपोजिट इज अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो सवाल ही गलत है, यहां तो सवाल ही नहीं है, यहां तो सवाल ही नहीं है, नहीं है ना सवाल। ब्रेवरी कहते हैं जहां शराब की बात हो, शराब बनती हो भाई। डिस्टिलरी भी भाई, ये भी सारे लगभग सेम। जब क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर कैसे होगा। गवर्नमेंट रूल्ड बाय विमेन, विमेन के द्वारा रूल करने वाली सरकार। तो गायनी जो रूल होता है महिलाओं के लिए आता है, और मात्र वर्ड भी महिलाओं के लिए आता है, मात्रे मैट्रियार्की बन जाएगा। डेमोक्रेसी जनता, पैट्रियार्की पिता का शासन, ओलिगार्की होता है रूल बाय फ्यू पीपल, रूल बाय फ्यू पीपल। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहां पे हथियारों को रखा जाता है। वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, म्यूजियम हो नहीं सकता, आर्सनल हो सकता। आर्मर तो आर्मरी बेसिकली छाती को बचाने के लिए होता है। अब आर्सनल और आर्मरी दोनों वर्ड जो होते तो हथियारों से संबंधित ही है, बट आर्सनल जो होता है यहाँ पे कौन से वेपन्स आ सकते हैं, तलवारें फलवारें, और आर्मर जो बड़े हथियार जहां पे रखे जाते हैं, तो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, दोनों ही हथियारों के लिए, यह याद रखना। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में अलग है उसे स्टोइक कहते हैं, उसे कहते हैं स्टोइक। अगला सिस्टम जहां पे अमीरों की सरकार हो, अमीरों के लिए प्लूटोक्रेसी, पैसे वालों की सरकार है प्लूटो। ओलिगार्की रूल बाय फ्यू पीपल। एरिस्टोक्रेसी नोबेल्स की सरकार, नोबेल सामंतों की सरकार। डेमोक्रेसी जनता का शासन। अगला सवाल, एक ऐसा व्यक्ति जो घरों में आग लगा दे, घरों में आग लगा दे। A person who deliberately set fires to the property. एसएसएन होता है गुंडा बदमाश, पैसे लेके काम करने वाला। टेररिस्ट और क्रिमिनल हो नहीं सकता, एक ही वर्ड आएगा अर्सोनिस्ट। अगला वर्ड, वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन और एक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है उसे एक्सपर्ट ना कह के अमेचर कह देते हैं। वेटरन होता है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है। एक्सपर्ट अच्छी नॉलेज, और स्पेशलिस्ट अच्छी नॉलेज। अ पर्सन हु वेस्ट मनी रेकलेसली, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे बर्बाद करता है उसे स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत पैसे वेस्ट करता है। जो संतुष्ट नहीं हो सकता उसे कहते हैं इनसैटिएबल। संतुष्ट कहते हैं कंटेंट को, संतुष्ट कहते हैं कंटेंट को जो संतुष्ट हो। अगला सवाल है, अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी, जो खुद को दूर से अलग कर ले, तो एकांत को रेक्ल्यूज कह देते हैं। अगला वर्ड, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। इट डिस्कस्ड अबाउट द इशू तो हो ही नहीं सकता। इट डिस्कस्ड इशू हो सकता है, इट डिस्कस द इशू। डिस्कस ऑन द और ओवर कुछ नहीं आता है। डिस्कस के साथ में कभी प्रीपोजिशन नहीं आती है। डिस्कस के साथ नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। अगला सवाल है भाई, सीनरी दिखाई नहीं देता, नो प्लूरल, सीनरी दिखाई देता है तो बहुवचन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। संज्ञा पर आधारित सवाल था, आसान है। अकस्टम्ड के साथ टू आता है बच्चा। अकस्टम्ड अकस्टम होता है हैबिचुअल होना, किसी काम को करने की आदत होना, तो उसे जीने की आदत है ठंडे वेदर के अंदर। रिटर्न के साथ ही रिटर्न बैक नहीं होगा, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस होना, तो इनके साथ बैक जहां जाए काट दो, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लास्ट है, जिन शब्दों का अंत IOR पर होता है विशेषण में खासकर, उनके साथ बच्चा जी टू का प्रयोग होता है। जिन शब्दों का अंत IOR पर होता है उनके साथ में अंत में टू लगता है। तो खैर हमारा आज का टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन का कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही अन्य चीजों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।